हम एफ ब्लॉक पर आराम करते रहे। दोपहर के वक्त हमने सूबेदार रमजान से डी ब्लॉक का रास्ता मालूम कर लिया था, जहां 1 अल्फा हमारा मुंतजिर था। उसने दूर एक पहाड़ी की जानिब इशारा किया और साथ हमें वहां तक जाने के रास्ते के बारे में तफसील से बता दिया। अगली सुबह का इंतजार करने के बजाय हम शाम का खाना खाकर ही डी ब्लॉक का रास्ता नापने लगे। अमेरिकन स्नाइपर का कंपस मेरे पास मौजूद था। यूं भी उसकी घड़ी में भी एक जदीद कंपस फिट था। डी ब्लॉक का फासला वहां से 9-10 किलोमीटर के बकदर था। वो पोस्ट एफ ब्लॉक से ज्यादा ऊंचाई पर वाक़ थी। कंपस की मदद से हम ऊंचे नीचे रस्तों और खुश्क तर नालों को उबूर करते हुए रात 12 बजे के डी ब्लॉक के करीब पहुंच गए थे। संतरी को अपनी पहचान करवाने के थोड़ी देर बाद ही हम 1 अल्फा से मुआनिका कर रहे थे। वो 35-36 साल का खुशशक्ल जवान था। उसका ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से था। उसका रैंक मेजर और नाम औरंगजेब खटक था। वो हमसे बड़े तबाक से मिला। गुज़श्ता दिन की तफसील सुनकर उसने हमें एक बार फिर शाबाश दी और मतलब की बात पर आ गया। कबील खान का ताल्लुक वजीर कौम से है और उसके पास 1500-1600 का लश्कर है। उसका इलाका वादी शवाल में मौजूद गाँव गुलाम खेल है, जहाँ तक अभी आर्मी नहीं पहुंची। ये इंडियन एजेंसी रॉ का खास पुर्जा है। दूसरी एजेंसियां भी उससे काम लेती रहती हैं। बहरहाल ज्यादा अरसा बच नहीं सकेगा। तुम दोनों को एक खास काम के बाद उसकी सरकूबी के लिए जाना होगा। वादी शवाल में हमारे 3 आदमी मौजूद हैं, लेकिन वो खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। वो बस राब्ते का एक ही जरिया है। उनमें सबील खान नामी आदमी तुम्हारे साथ राब्ते में रहेगा। उससे भी तुम SS के कोड नाम से चैनल 7 पर राब्ता कर सकते हो। वो अपना कोड नाम अल्फा 2 बताएगा। सरदार ने पूछा, खास काम क्या है सर? वो बोला, यहाँ एक बुलंद चोटी जखीरा टॉप है, जहाँ दहशतगर्दों के 2 स्नाइपर मौजूद हैं। उनमें से एक का नाम जुलजदीन है और दूसरे को मुर्शिद के नाम से जाना जाता है। तुम्हें यकीनन हैरानी होगी कि ये जुलजदीन नामी आदमी पाक आर्मी की कमांडो बटालियन से भगोड़ा होकर दहशतगर्दों के साथ शामिल हुआ है। यूनिट में किसी ऑफिसर से उसका झगड़ा हुआ और ये बागी होकर दहशतगर्दों के पास चला गया और फिर यहाँ रुपए पैसे की वाफिर दस्तयाबी ने उसे मजीद शह दी। ये दोनों बहुत अच्छे स्नाइपर हैं। हमारे शहीद होने वाले जिस जवान के सर में गोली लगी हो, हमें मालूम हो जाता है कि ये जुलजदीन की फायर की हुई गोली है और छाती में लगने वाली गोली को मुर्शद की हरकत माना जाता है। जंगल टॉप पर दहशतगर्दों के मजबूत मोर्चे बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर की शेलिंग भी वहाँ फायदेमंद नहीं हुई। वहाँ सबसे खतरनाक यही 2 आदमी हैं और उन्हें किसी तरह निशाना बनाना है। ये आप दोनों की सवाददीद पर है। मैंने ताइदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, वैसे जुलजदीन का नाम मैंने सुना हुआ है। कमांडोज के साथ एक कोर्स के दौरान उसकी गायबाना तारीफ सुनी थी। मेजर औरंगजेब ने इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल सही पहुंचे। सरदार ने ख्याल जाहिर किया, अगर हम दोनों जंगल टॉप पर जाकर खुद को दहशतगर्द जाहिर करें तो यकीनन उन्हें आसानी से जहन्नम वासिल कर सकते हैं। वो बोला, नहीं, पहली बात तो ये है कि ये लोग बहुत शातिर हैं, किसी नए आदमी पर एतमाद नहीं करते और उनके पास आने वाले दहशतगर्द किसी सरदार या एजेंसी की वसातत से आते हैं। यूं नहीं कि कोई भी आदमी मुंह उठाकर उनके पास पहुंच जाए। हमारे जो आदमी उनमें शामिल हुए हैं वो भी हमने जाने कितनी मुश्किलों से उनका हिस्सा बनाए हैं। दूसरा जो आदमी करीब जाकर किसी दहशतगर्द को हलाक करेगा, खुद उसका बचना भी नामुमकिन हो जाएगा और मैं तुम दोनों जैसे तरबियत याफ्ता और बेहतरीन स्नाइपर्स को इतने सस्ते में कुर्बान नहीं कर सकता। मैंने कहा, वैसे जखीरा टॉप के करीब कोई ऊंची चोटी मौजूद नहीं है। वो बोला, जीड़ा केल से शुमाल की जानिब एक बुलंद चोटी वच्चा नराय है, जिसका जखीरा पोस्ट से हवाई फासला 1.5 किलोमीटर से कुछ ज्यादा ही है। लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ फौज पोस्ट नहीं बना सकती, क्योंकि एक तो पानी का नजदीक तरीन चश्मा भी उससे उतनी ही दूर है कि रोजमर्रा जरूरियात का पानी वहाँ तक पहुँचाना निहायत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह वहाँ गाड़ी का रास्ता भी मौजूद नहीं है, इसलिए राशन भी जखीरा नहीं किया जा सकता। उसके बेस में पोस्ट बनाने में ये कबाहत है कि दहशतगर्द आर्जी तौर पर वच्चा नराय की चोटी पर चढ़कर आर्मी को निशाना बना सकते हैं। इस तरह की चंद और मजबूरियां भी हैं। अलबत्ता तुम लोग उस चोटी को आर्जी तौर पर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और यकीनन उसके लिए तुम्हें हैवी स्नाइपर भी दस्तयाब होगी, क्योंकि उस जगह से जखीरा टॉप ड्रैगन ऑफ की रेंज से बाहर हो जाती है। मैंने हंसते हुए कहा, आज मारा जाने वाला अमेरिकन स्नाइपर हमारे लिए M107 का तोहफा छोड़ गया है। मेजर औरंगजेब के लहजे में हैरानी थी। M107? मैं वजाहत करते हुए बोला, जी ये भी हैवी स्नाइपर ही है। वो बोला, तुम लोगों के पास नजर तो नहीं आ रही? मैं जवाब देते हुए बोला, एक जगह पर छुपा दी है और हो सके तो उसका एमुनिशन मंगवा दें, क्योंकि उसके साथ हमें सिर्फ 27 गोलियां ही मिली हैं। उसने कहा, अच्छा मैं अपने पास लिख लेता हूँ। उसने नोटबुक निकाल कर उस पर बैरेट M107 का नाम लिख लिया और हाँ, ग्लॉक 19 का एमुनिशन भी। मुझे अचानक पिस्तौल याद आ गया, जिसकी चंद गोलियां ही मेरे पास रह गई थी। मेजर औरंगजेब ने फौरन कहा, उसकी 50 गोलियां मेरे पास मौजूद हैं, जाते हुए लेते जाना। शुक्रिया सर, मैंने इत्मीनान भरा सांस लिया। उसने मेरी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है ये घड़ी भी तुम्हें अमेरिकन स्नाइपर ही से हाथ लगी है। मैंने इस बात में सर हिलाया, जी सर, अगर आपको पसंद है तो आप रख लें।
اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا میں ضرور رکھتا اگر تمہیں اس کی قیمت معلوم ہوتی اور تب تم مجھے یہ پیشکش کرتے. یہ گھڑی پاکستانی کرنسی میں کم از کم 1.5 لاکھ کی ہوگی. میں نے کہا سر ابھی چند ماہ پہلے جب ہم امریکہ میں سنائپر کورس کر رہے تھے اس وقت اس کی قیمت 3000 امریکن ڈالر کے قریب تھی. آپ نے تو اس کی قیمت آدھے سے بھی گھٹا دی. میری بات سن کر اس کے چہرے پر خفت بھرے تاثرات نمودار ہوئے. معذرت خواہ ہوں، میں نے محتاط اندازے کے مطابق کہا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں سر یہ لیں. میں نے گھڑی کلائی سے اتار کر اس کی جانب بڑھائی. میرا خیال ہے اپنے الفاظ کا پاس آپ ضرور رکھیں گے. اس نے حیرانی سے پوچھا کن الفاظ کا؟ میں نے کہا یہی کہ اگر مجھے اس گھڑی کی قیمت معلوم ہوتی اور میں تب بھی آپ کو تحفہ دینا چاہتا تو آپ ضرور قبول کرتے. وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا میں نے سوچا شاید تم ناواقفیت کی بنا پر مجھے دے رہے ہو. میں نے کہا نہیں، میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پر یہ اپنی پہچان کروا سکے گا. ہم جیسے لوگ اگر اتنی قیمتی گھڑی باندھ لیں تو دیکھنے والے اسے نقل ہی سمجھتے ہیں. وہ بولا شکریہ ذیشان. اس مرتبہ وہ گھڑی میرے ہاتھ سے لے کر اپنی کلائی پر باندھنے لگا. میں نے جیب سے اپنی پرانی گھڑی نکال کر کلائی پر باندھ لی تھی. میجر اورنگزیب نے گفتگو کا رخ ہمارے مشن کی طرف موڑ دیا. اچھا ہم ذخیرہ ٹاپ کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا سر اتنی دور سے ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ فلاں شخص ذوالجدین ہے یا مرشد ہے؟ میں نے کافی دیر سے ذہن میں کلبلاتے سوال کو الفاظ کی صورت میں ڈھالا. اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میرے سوال کو پسندیدگی کی سند سے نوازا. اچھا سوال ہے. ذخیرہ ٹاپ سے ہماری پوسٹ ای بلاک اور شاہجہاں شہید پوسٹ پر زیادہ فائر آتا ہے. مذکورہ دونوں پوسٹوں پر کوئی آدمی آڑ لیے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا اور ذخیرہ ٹاپ میں ان سنائپرز ہی کی وجہ سے ان دونوں پوسٹوں پر ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک کی فائری خندقیں کھودی گئی ہیں. اب ہوگا یہ. وہ ہمیں اپنا منصوبہ بتانے لگا. اس کی بات ختم ہوتے ہی ہم دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا سمجھ گئے سر. اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گڈ، اور پھر مزید معلومات ہمارے گوش گزار کرنے لگا. ہم صبح کی نماز پڑھ کر ہی سو پائے تھے. اگلے دن شام کا کھانا کھا کر ہمیں رخصت کرتے وقت میجر اورنگزیب نے کہا میں اگلے 10 دن یہی ہوں، اس کے بعد شاید میں وانا چلا جاؤں، لیکن کسی نہ کسی کی وساطت سے تمہیں میرے احکام اور ہدایات ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے سر کہہ کر ہم نے اس سے الوداعی معانقہ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے. ڈی بلاک سے لگی نرائے کا زمینی راستہ 15-16 کلومیٹر سے زیادہ بن رہا تھا. ہم نے وہاں سے لگی نرائے کا ہی رخ کیا تھا کیونکہ اس کے دامن میں ہم نے بیرٹ M107 چھپائی ہوئی تھی. اس کے بغیر تو وچا نرائے سے ذخیرہ ٹاپ پر فائر کرنا ناممکن تھا. صبح کے 3 بج رہے تھے جب ہم وہاں پہنچے. وہاں رکے بغیر ہم نے بیرٹ M107 لی اور وہیں سے وچا نرائی کی طرف پڑ گئے. ڈریگن آف رائفل بھی میں نے وہیں نہیں چھوڑی تھی کیونکہ بیرٹ M107 سے فائر کرنے کے بعد اس کو میں نے کہیں چھپا دینا تھا. یہ رائفل ہمیں کسی خاص موقع ہی پر ضرورت پڑنا تھی ورنہ ڈریگن آف کی رینج میرے لیے کافی تھی. ویسے بھی اس کا وزن ڈریگن آف سے کافی زیادہ تھا اور اتنی وزنی رائفل کو ہر وقت ساتھ پھرانا آسان کام نہیں تھا جبکہ اس کی ضرورت بھی کبھی کبھی پڑنا تھی. طلوع آفتاب تک ہم وچا نرائی کے دامن میں پہنچ گئے تھے. ایک مناسب غار ڈھونڈ کر ہم نے اپنا سامان وہیں رکھا. سردی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہمیں آگ جلانے کی ضرورت پڑتی. یوں بھی اپریل کا مہینہ ختم ہونے کو تھا. بلندی پر البتہ اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی. خاص کر تیز ہوا سردی کی شدت کو بڑھا دیتی تھی. نومبر دسمبر میں تو برف باری شروع ہو جاتی ہے. سردار کو آرام کرنے کا کہہ کر میں M107 کو بیگ سے نکال کر جوڑنے لگا. رائفل کو مکمل جوڑ کر میں غار کے دھانے پر آ گیا. غار کے سامنے کافی گھنے درخت تھے. درختوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیکری پر لیٹ کر میں نے 500 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا پتھر چنا اور مطلوبہ رینج لگا کر ایک گولی فائر کر دی. اعلیٰ کوالٹی کی سائلنسر کی وجہ سے ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی تھی. وہ پتھر 2-3 ٹکڑوں میں بٹ کر بکھر گیا تھا. ہر سنائپر اپنی رائفل کی صفر کاری اپنے طریقے سے کرتا ہے. صفر کاری کا مطلب ہے رائفل کو درست نشانہ لگانے کے لیے جانچنا، اور ضروری نہیں کہ ایک سنائپر کی صفر کی ہوئی رائفل سے دوسرا سنائپر بھی درست نشانہ لگا پائے کیونکہ ہر انسان کی ماسٹر آئی مختلف ہوتی ہے. اس کے باوجود امریکن سنائپر کی صفر کی ہوئی رائفل حیرت انگیز طور پر میرے مزاج کے موافق تھی. بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ ماسٹر آئی ہوتی کیا ہے. فائر کرتے وقت ہر شخص کو ایک آنکھ بند کر کے فائر کرنا پڑتی ہے اور درست فائر کے لیے ضروری ہے کہ ہر فائرر اپنی ماسٹر آئی کھول کر فائر کرے. گو ضرورت تو نہیں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے ماسٹر آئی معلوم کرنے کا طریقہ درج کرتا ہوں. اپنا بایاں بازو مکمل کھل کر اپنی شہادت کی انگلی کھڑی کریں. اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے اس انگلی سے کسی بھی نشانے پر شست لیں. اب باری باری اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ کس آنکھ کو کھلا رکھتے ہوئے اس نشان پر شست برقرار رہتی ہے. بس وہی آپ کی ماسٹر آئی ہے. ایک گولی 1000 میٹر کے فاصلے پر فائر کر کے میں نے رائفل کے صفر ہونے کا یقین کیا اور واپس غار میں پلٹ آیا. بیگ کھول کر سامان کا جائزہ لیتے ہوئے میں بے اختیار اپنا سر پیٹنے لگا. اس میں رکھی NSV-80 کلپ آن نائٹ ویژن سائٹ میرا منہ چڑھا رہی تھی.
2-3 दिन पहले जेडा केल पर अगर ये साइट हम इस्तेमाल करते तो रोशन खान पार्टी के कई बंदों को निशाना बना सकते थे। हालांकि अमेरिकन स्नाइपर से सामान कब्जा करते वक्त मैंने अच्छी तरह NSV-80 क्लिप ऑन नाइट विजन साइट को देखा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी उस वक्त ये साइट जहन से निकल गई थी। ये एक बेहतरीन साइट है और स्नाइपर राइफल पर लगाकर उससे रात के अंधेरे में भी फायर किया जा सकता है। बहरहाल जो बेवकूफी होना थी वो तो हो चुकी थी, उस पर मातम करने का कोई फायदा नहीं था। गार के ठंडे फर्श पर पांव पिसार कर मैंने अपने सफरी थैले से चनों के बने हुए ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट निकाल कर खाने शुरू कर दिए। बिस्किट खाकर मैंने गार से बाहर जाकर खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाकर चाय बनाने लगा। सरदार अपनी मर्जी से दोपहर को 12 बजे उठ गया था। उसके बिस्तर से निकलते ही मैं लेट गया। थकावट से यूं भी आंखें बंद हो रही थीं। सरदार की आवाज देने पर आंखें खुली तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। रात के वक्त वचा नराई की बुलंदी तय करने का कोई फायदा नहीं था। ये काम अगले दिन पर उठाकर हमने वो रात भी उसी गार में गुजारी। सुबह सवेरे हम बिल्कुल ताजा दम थे। चाय पीकर हमने वचा नराई की चढ़ाई पर कदम रख दिया। जखीरा टॉप से उसकी बुलंदी जरा ही कम थी, लेकिन उसकी चढ़ाई निहायत दुश्वार गुजार और खतरनाक थी। मुसलसल ऊपर चढ़ते हुए हमें 2 घंटे लग गए थे। वचा नराई की चोटी ऐसी थी कि वहाँ रिहाइश नहीं बनाई जा सकती थी। उस जगह हवा भी खासी तेज चल रही थी। एक पथरीली चट्टान से टेक लगाकर हम सस्ताने लगे। जखीरा टॉप वहाँ से साफ नजर आ रही थी। 2 बैंकर सामने थे और बाकी खुदाई करके पहाड़ी के अंदर बनाए गए थे। मैंने दूरबीन निकाल कर जायजा लिया। एक आदमी उन बंकर्स के ऊपर टहलता हुआ नजर आया। आई कॉम पर मैंने ई ब्लॉक से राब्ता किया। हम बटालियन में पहुंच गए हैं, ओवर। मैंने कोड वर्ड में उन्हें बताया कि हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। पोस्ट कमांडर ने जवाब दिया, शाबाश, पोस्ट की फिक्र न करो, हम चौकन्ने हैं, ओवर। मैंने कहा ठीक है, वापसी पर दूसरे चैनल पर बात होगी, ओवर एंड ऑल। और मैंने बातचीत खत्म कर दी। मैंने उसे बताया था कि हम वचा नराई की बुलंदी पर तैयार बैठे हैं। मुझे यकीन था कि मेजर औरंगजेब खटक फील्ड टेलीफोन पर उन्हें सारा मंसूबा समझा चुका होगा। मैंने कहा, सरदार तैयार हो जाओ। बैरेट M107 की 2 पाई खोलकर मैंने मुनासिब जगह पर लगाई और राइफल कॉक करके उसके पीछे लेट गया। सरदार ने सबसे पहले तो लेजर रेंज फाइंडर निकालकर फासला नापा 1710 मीटर और उसने LRF आंखों से हटाई और विंड मीटर निकालकर हवा की रफ्तार नापने लगा। 15 किलोमीटर फी घंटा हवा की रफ्तार बताकर वो विंड चार्ट देखने लगा। इस दौरान मैं जखीरा पोस्ट का जाविया देखने लगा। जखीरा पोस्ट हमसे बुलंद थी और फायर करते वक्त बुलंदी, गहराई और मुतवाजी हदफ पर फायर करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अपनी पोजीशन से नीचे फायर कर रहे हों तो कशिश शकल की वजह से गोली आगे जाएगी, और जब अपनी पोजीशन से ऊपर फायर कर रहे हों तो गोली पहले लगेगी। फायर करते वक्त स्नाइपर को बुलंदी और पस्ती का फर्क निकालना पड़ता है। हकीकत में स्नाइपिंग एक साइंस है और जब तक एक स्नाइपर राइफल को सही तरीके से इस्तेमाल न कर सके तो कामयाबी के हुसूल में नाकाम रहता है। मैं बमुश्किल मुकम्मल तैयार हो पाया था कि हदफ मुझे नजर आ गया। बैरेट M107 की ताकतवर टेलीस्कोप साइट में मुझे 2 आदमी भागकर बंकर से निकलते दिखाई दिए। एक ने दोनों हाथों में स्नाइपर राइफल उठाई हुई थी। बंकर की छत पर स्नाइपर को 2 पाई पर लगाकर वो उसके पीछे लेट गया। गोया वही मेरा हदफ था। मैंने सरदार को आई कॉम ऑन करने की हिदायत की। उसी वक्त जखीरा पोस्ट पर लेटे स्नाइपर ने गोली फायर की और फिर मुक्का ऐसे लहराया जैसे उसने कामयाब फायर कर दिया हो। उसके साथ ही वो घुटनों के बल बैठकर दूरबीन में ई ब्लॉक का जायजा लेने लगा। मैंने आहिस्ता से दोहराया 3 और 1 सेकंड इंतजार करके ट्रिगर दबा दिया, जबकि सरदार ने वही हिंद से आई कॉम पर दोहराते हुए एक के बाद फायर कहा। उसके साथ ही ई ब्लॉक की तरफ से 12.7 mm का ब्रस्ट चलाया गया। मज़कूरा स्नाइपर के सर के बाएं जाने मेरी गोली खाकर पुश्त के बल गिरा था। जखीरा टॉप वचा नराय से शुमाल की समत में वाक़ थी, जबकि ई ब्लॉक जखीरा टॉप से मगरिब की जानिब था। मज़कूरा स्नाइपर का रुख ई ब्लॉक की तरफ होने की वजह से उसकी बाएं जानिब मेरी तरफ थी। ई ब्लॉक से 12.7 का फायर करवाने का यही मकसद था कि दहशतगर्दों का ध्यान वचा नराय की तरफ न आए और वो अपने स्नाइपर की हलाकत की वजह 12.7 का फायर ही समझें। ये अलहदा बात के जरा सा गौर करने पर वो हकीकत की तह तक पहुंच सकते थे। सरदार खुशी से चहका, राजा साहब, तुम्हारे फायर की तारीफ करनी बनती है। मैंने शुक्रिया कहकर टेलीस्कोप के अदसे से आंख हटा ली। वो अपने साथी की लाश लेकर नीचे उतर गए थे। सरदार से आई कॉम लेकर मैं ई ब्लॉक को पुकारने लगा, कंट्रोल फॉर ई ब्लॉक, ओवर। ई ब्लॉक फॉर कंट्रोल, हमारा एक आदमी स्नाइपर की गोली से शहीद हो गया है, ओवर। मैंने कहा, हमें तो 12.7 mm की फायर की आवाज सुनाई दी थी, ओवर। ठीक है, मोहतात रहो, एक ही संतरी को गोली लगी है, दूसरे को नहीं, ओवर। मैंने कोड वर्ड में बता दिया कि एक स्नाइपर को मैं कामयाबी से निशाना बना चुका हूँ। ठीक है सर, हम फिलहाल शहीद होने वाले की लाश को अगली पोस्ट तक पहुँचाने का बंदोबस्त करते हैं, ओवर। कल तक खुदा हाफिज, ओवर एंड ऑल। मैंने उसे बता दिया कि अगली कार्रवाई कल होगी। चूंकि आई कॉम वगैरह पर गुफ्तगू बिल्कुल महफूज नहीं थी और हर वक्त किसी और के सुनने का खदशा रहता है, इसलिए हमने सारी गुफ्तगू यूं की
की कि अगर कोई सुन भी रहा हो तो वो यही समझे कि आर्मी का आदमी दहशतगर्दों की गोली का निशाना बन चुका है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कपड़ों और रुई वगैरह से इंसान के ऊपरी जिस्म का पुतला बनाया था, यूं कि उसे मुकम्मल संतरी का रूप दिया गया था। कमर से नीचे एक डंडा बांधकर एक आदमी उस डंडे को पकड़कर फायरी खंदक में छुपकर उस पुतले को यूं दाएं बाएं हरकत देने लगा जैसे कोई संतरी छत पर टहल रहा है। ये हमने चारे के तौर पर किया था, क्योंकि उससे पहले भी यही होता था कि जो ही कोई फौजी सामने आता, जखीरा टॉप से फौरन स्नाइपर का फायर आ जाता। हमारी चाल कामयाब रही थी। फौजी को छत पर टहलते देखकर जुलजदीन या मुर्शिद दोनों में से कोई एक फौरन उसे शिकार करने को भागा। यूं मुझे आसानी से पता चल गया कि वहां पर कोई स्नाइपर है। उसके अलावा इतनी दूर से किसी की पहचान मुश्किल थी। हम अपना सामान समेटकर बुलंदी से थोड़ा नीचे उतरे। दरख्तों के झुंड के दरमियान हम रात गुजारने की जगह बनाने लगे। गो उतरे तो हम जुनूब की तरफ से थे, लेकिन रात गुजारने की मुनासिब जगह हम शुमाल की जानिब से मिली थी। जगह बनाकर मैं आई कॉम से छेड़खानी करने लगा। मुख्तलिफ चैनल तब्दील करके मैं दुश्मन की बात सुनने की कोशिश करने लगा। एक चैनल पर रोशन खान की मध्यम आवाज सुनाई दी, लेकिन वो जिस आदमी से बात कर रहा था उसकी आवाज नहीं आ रही थी। रोजमर्रा की चंद बातें करने के बाद उसकी आवाज भी गायब हो गई। एक दो चैनल्स पर कोई आम आदमी एक दूसरे से गुफ्तगू करते नजर आए। चूंकि मोबाइल फोन उस इलाके में काम नहीं करता, इसलिए आम लोग भी आई कॉम को राब्ते के जरिए के तौर पर काम में लाते हैं। गो उसकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर बात हो जाना भी गनीमत होता है कि पहाड़ी इलाके में तो चंद किलोमीटर का फासला तय करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं ज्यादा देर उस शुगल को जारी न रख सका। यूं भी खामखा आई कॉम की बैटरी को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। रात को हमने आग जलाए रखी। अगले दिन 11:30 बजे के करीब हम दोबारा बुलंदी के सफर पर रवाना हुए। वापसी के लिए हमने वही रास्ता इस्तेमाल किया जिससे नीचे उतरे थे। अपनी जगह पर हम पहुंचने ही वाले थे कि शू की आवाज के साथ एक गोली मेरे काफी करीब से गुजर गई। हमारे अकब में मौजूद चट्टान से टकराई। मैंने लेटने में देर नहीं लगाई थी। गोली के पत्थर से टकराने की आवाज सरदार भी सुन चुका था। वो भी फौरन जमीन बोस हो गया। सरदार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए बोला, बाल बाल बचे हैं राजा साहब। मैंने कहा, यकीनन ज्यादा फासले की वजह से निशाना खता हुआ है। सरदार ने नफी में सर हिलाया, नहीं, वो बेवकूफ बेसब्री का मुजाहरा कर गया है। अगर वो हमारे रुकने का इंतजार कर लेता तो शायद कामयाब हो जाता। रींग कर पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने बैरेट M107 की टेलीस्कोप साइट के डस्ट कवर उतारे और जखीरा टॉप का जायजा लेने लगा। यकीनन अपने साथी के सर की बाएं जानिब लगी हुई गोली की वजह से उन्हें मालूम हो गया था कि उन पर किस जानिब से फायर किया गया है। हम बेखबरी में मार खा गए होते, लेकिन फासले के ज्यादा होने और हमें हरकत के दौरान निशाना बनाने की बेवकूफी की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया था। क्योंकि हरकती हदफ को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर होता है। सूरज करीबन हमारी पुश्त पर चमक रहा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। जल्द ही मुझे टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दिखाई दे गई थी। मुखालिफ स्नाइपर करीबन छत से चिमटा हुआ था, लेकिन उसकी टेलीस्कोप साइट का शीशा अपनी चमक की वजह से वाज़े नजर आ रहा था। उसी वक्त एक और गोली हमारे सामने पत्थर की जड़ में लगी। मेरी राइफल की टेलीस्कोप साइट पर अभी तक गुज़श्ता कल वाली एलिवेशन और डिफ्लेक्शन लगी हुई थी। कल चूंकि काफी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को विंड चार्ट की रीडिंग के मुताबिक घुमा दिया था। आज हवा साकिन थी। मैंने फौरन डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 रीडिंग पर लगाया और दुश्मन की टेलीस्कोप साइट के अदसे पर शिस्त बांध ली, क्योंकि टेलीस्कोप की आई ग्लास पर लाजिमन स्नाइपर की आंख ने होना था। सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर दबाया। सरदार ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी। गोली के ठक होते ही उसने कहा, लें जी राजा साहब, मिशन मुकम्मल। दूसरा स्नाइपर भी जान से गया। इस गरीब को पता होता कि इजराइल सानी का शागिर्द इजराइल सालिस मुकाबले में है तो यकीनन टक्कर न लेता। मेरी उसकी बात पर हंसी छूट गई। वो बोला, मैं सही कह रहा हूँ यार, टेलीस्कोप साइट के अदसे से गोली गुजारना शायद उस्ताद उमर दराज के लिए भी मुमकिन न हो। मैंने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं भाई, उस्ताद जी का फायर मुझसे कई गुना बेहतर है। वो बोला, चलो ई ब्लॉक को खुशखबरी सुना दें। उसने आई कॉम ऑन किया और मतलूबा चैनल के लिए बटन दबाया। अभी तक वो मतलूबा चैनल तक नहीं पहुंचा था कि एक चैनल पर रोशन खान की मनहूस आवाज सुनाई देने लगी। उसकी साफ और वाज़े आवाज सुनते ही मैंने फौरन कहा, सरदार ठहरो, इसकी बात सुनने दो, ई ब्लॉक को बाद में इत्तला दी जा सकती है। वो बटन दबा चुका था। मेरी बात पर दोबारा रोशन खान वाला चैनल लगा दिया। रोशन खान की आवाज आई, आज किसी की गलती माफ नहीं होगी, इसलिए एहतियात से काम लेना। वो दोनों दिन की रोशनी में कहीं हरकत नहीं कर सकते। बाकी आवाजें आई, हम तैयार हैं कमांडर, हम भी। मुख्तलिफ आदमी वक्फे वक्फे से अपने तैयार होने का ऐलान करते गए।
मैंने धड़कते दिल के साथ सरदार की तरफ देखा। सरदार, तुमने वही सुना जो मैंने सुना? मेरी बात का जवाब दिए बगैर उसने दूरबीन आंखों से लगाई और वचनराय के दामन में फैले दरख्तों की तरफ गौर से देखने लगा। आवाज आई, अब होशियारी से ऊपर की तरफ बढ़ो और खुद को हत्तुल वसा छुपा कर रखो। उन दोनों में से कम एक ऐसा जरूर है जिसका निशाना बेदाग है। अभी अभी मुझे जखीरा टॉप से खबर मिली है कि मुर्शिद को आंख में गोली लगी है। दूरबीन से आंखें हटाते हुए सरदार ने संजीदगी से पूछा, राजा साहब, मरने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया, मुसलमान तो कलिमा शहादत पढ़ते हैं। वो बोला, तो पढ़ लो भाई, रात के अंधेरे में तो निकल गए थे, अब वो यकीनन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले उन्हें तो याद करा लें कलमा शहादत। मैं इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पूछा, ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? वो बोला, क्लैशनकोफ की 3 मैगजीन हैं, भरी हुई हैं, और 30 बोर की भी शायद 30 गोलियां मौजूद होंगी। वो बोला, काफी हैं। ड्रैगनऑफ के भी करीबन 90 राउंड मौजूद थे। 30 गोलियां बैरेट M107 की हैं। ग्लॉक की भी 60 से ज्यादा गोलियां मौजूद हैं। उनकी तादाद भी देखो, सरदार ने परेशानी भरी लहजे में कहा। मैंने कहा, वो गहराई में भी तो हैं। तुम यूं करो कि ड्रैगनऑफ साथ ले जाओ और अकबी जानिब मोर्चा लगाओ। मैं यही जगह संभालता हूँ। आईकॉम पर चैनल 5 पर बात होगी, और याद रहे, एक गोली जाया न जाए। यस बॉस, जिंदा दिल पठान मजाहिया अंदाज में कहते हुए खड़ा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।